जय हिंद। एक अभ्यर्थी यूपीएससी का एग्जाम देता है और उसका आईपीएस क्लियर हो जाता है, यानी वो इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी बन जाता है। अब वो सर्विस उसे ज्यादा पसंद नहीं आती। इसके बाद वो फिर से यूपीएससी का एग्जाम देता है और इस बार उसका आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है। साल 2016 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद नौकरी ठीक ठाक चलने लगी और जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी। अब धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ रही थी, तकरीबन 32 साल उम्र हो गई, उसके बाद परिवार दोस्तों का भी दबाव जैसे बढ़ने लगता है कि अब जल्द से जल्द शादी कर ली जाए। इसके लिए ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाया गया और एक लड़की से मुलाकात हुई। उस लड़की के साथ नजदीकियां बढ़ी और एक दिन अचानक से वो लड़की घर पर आती है और घर पर ही उस लड़की की लाश फंदे से झूलती हुई मिलती है। उसके बाद बड़े स्तर पर शोर मच जाता है। पुलिस आती है और पुलिस इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लेती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस केस के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ में अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब आखिर क्या है ये पूरा केस, इसके बारे में आपको शुरुआत से बताते हैं। साल है 2014। एक यूपीएससी के अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया, काफी लंबे समय से तैयारियां कर रहा था। उसके बाद इस बार उसका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हुआ और आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। तकरीबन 1 से 1.5 साल नौकरी करी और उसने चाहा कि उसको कोई और सर्विस एलोकेट हो जाए। इसके लिए दोबारा से एग्जाम दिया और दोबारा एग्जाम देने पर उसका आईआरएस में सिलेक्शन हो जाता है। अब साल 2016 का बैच मिलता है। उसके बाद जिंदगी जो है तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब जैसा कि आम सोसाइटी में होता है उसी तरह से अच्छी नौकरी लग गई। उसके बाद ये माना जाता है कि अब आप सेट हो गए हो। फिर रिश्ते खोजने तलाशने शुरू कर दिए जाते हैं। कुछ रिश्तेदार बताते हैं, कुछ घर वाले बताते हैं। इस केस में भी सौरभ नाम का ये लड़का सोशल नेटवर्किंग साइट्स जितनी भी हैं उन पर अपना प्रोफाइल डालता है। कुछ डेटिंग एप्स, कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स, उन पर अपना प्रोफाइल डालता है। अब धीरे धीरे जैसे सर्चिंग आगे बढ़ती जाती है तो एक दिन ये एक डेटिंग ऐप पर एक लड़की के संपर्क में आता है जो अपने लिए रिश्ता खोज रही थी। वो भी एक अच्छी पीएसयू में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थी और उसका पहले तलाक हो चुका था। पहले शादी हुई, साल 2021 में तलाक हुआ और ये बात उसने क्लियरली इस लड़के को बता दी। इसके बाद भी दोनों ने बातचीत करनी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक शुरू की। दोनों के विचार मिलने लगे, फोन नंबर एक्सचेंज हुए। इसके बाद लंबी लंबी चैटिंग, लंबी लंबी बातें होनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद बातें बढ़ते बढ़ते दोस्ती तक पहुंची। दोस्ती के बाद रिश्ता ज्यादा करीबी वाला हो गया और उसके बाद लड़की भी रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सपने देखने लगी कि अब मैं इस लड़के से शादी करूंगी। अब जैसे जैसे दोनों को मिले हुए समय होता जा रहा था, यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत होने की जगह कहीं ना कहीं रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कमजोर होना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ये रिश्ता कमजोर हो रहा था, रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो लड़की है वो इस रिश्ते को बचाने की कोशिशों में लगी हुई थी। पर इससे पहले लड़की के पिता के आरोप के मुताबिक दोनों पहले ही काफी करीब आ चुके थे। कई बार शारीरिक संबंध स्थापित हुए और यहां तक कि लड़की का एबॉर्शन भी करवाया गया। अब जो ये लड़की है रिश्ते को नया नाम देना चाहती थी पर वो सब संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए सारी चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित एक सोसाइटी में जहां पर यह अधिकारी रह रहा था, वहां पर फ्लैट पर जाने का ये लड़की सोचती है और दोपहर के समय ये अपने बॉयफ्रेंड और अधिकारी के इस फ्लैट पर पहुंच जाती है। दोनों के बीच में काफी लंबी बातचीत होती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कुछ नोकझोंक होती है, तकरार होती है और उसके बाद लड़की कमरे में चली जाती है और रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कमरा बंद कर लेती है। इसके बाद फौरन ये अधिकारी भागता हुआ सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर लाता है कि लड़की अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही है, कुछ कीजिए।
आकर सिक्योरिटी वाले पहले दरवाजा जोर जोर से मारते हैं, दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद दरवाजे की कुंडी को तोड़ा जाता है और जब अंदर सभी दाखिल होते हैं तो सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि लड़की फंदे से झूलती हुई, लटकी हुई मिली। यानी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर लड़का, जो कि एक अधिकारी है, वो भी हैरान रह जाता है। अब दोपहर के तकरीबन 4 बजे ये घटना घटित हुई। इसके बाद लड़की की एक दोस्त उसके फादर को फोन कर देती है। पिताजी को फोन कर कर बताया जाता है कि आपकी लड़की फंदे से झूलती हुई इस अधिकारी के घर पर मिली है। पिताजी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखकर रोना बिलखना, परिवार का सदस्य अगर चला जाए तो यही हाल होता है। अब उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक वो पुलिस के पास थाने में पहुंचते हैं और एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। इस एफआईआर में इस आईआरएस अधिकारी का नाम मेन एक्यूज्ड के तौर पर लिखवाया जाता है। हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। अब जैसे ही हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। अब पुलिस जैसे ही कमरे का दरवाजा, घर का दरवाजा खोलती है तो अंदर 2 से लेकर 3 चीजें पुलिस को खास तौर पर देखने को मिलती हैं। एक तो लड़की की पंखे से, फंदे से लटकती हुई लाश। दूसरा, वहां पर एक डायरी पड़ी थी जो लड़की ने अपने हाथों से लिखी हुई थी। और तीसरा, एक शराब की बोतल जिसमें काफी राज दफन थे। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जब पुलिस ने इस डायरी को पढ़ा तो इसमें लड़की द्वारा लिखा गया था कि सौरभ, मैंने तुम्हारे नजदीक आने की बहुत कोशिश की, पर जितना मैं कोशिश कर रही थी उतना ही तुम मुझसे दूर जा रहे थे। मुझे तुमसे मिलने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती थी। और भी कई ऐसी बातें जो सीधे तौर पर इस अधिकारी के खिलाफ जा रही थी। दूसरी चीज, वहां पर शराब की बोतल मिली, जिससे रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक पुलिस का अंदाजा है कि घटना से पहले शराब पी गई होगी और उसके बाद तकरार हुई और उसके बाद ये घटना घटित हो गई। अब पुलिस ने ज्यादा समय न लेते हुए पहले ही 302 का केस रजिस्टर कर लिया था और उसी के अकॉर्डिंगली जांच चल रही थी। एडीसीपी मनीष कुमार ने इस बात को कंफर्म किया कि पिता के द्वारा इस केस में शिकायत की गई और उन्होंने कहा कि मेरी लड़की की हत्या हुई है। एडीसीपी ने इस केस में यह भी कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन काफी गंभीरता से, तेजी से, पहलू दर पहलू की जा रही है और इसके साथ ही दोनों के मोबाइल कस्टडी में ले लिए गए हैं और जो क्राइम सीन है उसे रिक्रिएट किया जा रहा है। यानी कि जैसे भी घटना घटित हुई होगी उसी सीन को पुलिस दोबारा से रिक्रिएट करके देख रही है, जिससे अंदाजा हो सके कि आखिर असल में इस घटना में क्या हुआ होगा। इस बीच जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, पोस्टमार्टम करवाया जाता है लड़की का। अब लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह आता है कि उसकी हत्या नहीं बल्कि उसके द्वारा रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आत्महत्या की गई है। अब यहां पर केस थोड़ा बदल जाता है। अब इस केस में जो एफआईआर रजिस्टर हुई वो रजिस्टर हुई सेक्शन 302 आईपीसी के तहत, यानी कि इसमें मर्डर की पनिशमेंट यानी कि हत्या करने की सजा दी जाती है। पर उसके बाद पुलिस को दोबारा सोचना पड़ा कि इसमें 302 की जगह सेक्शन 306 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि हत्या के लिए उकसाने के आरोप के तहत दर्ज किया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? अब जो आईपीसी का सेक्शन 302 है उसमें दोषी को सजाए मौत या उम्र कैद की सजा और साथ में जुर्माना होता है। वहीं जो हत्या के लिए उकसाने का मामला होता है उसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना होता है। अब ये पूरा केस जो है पुलिस बहुत ही माइन्यूटली देख रही है, कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, मोबाइल में जो भी डेटा है उसे एनालाइज किया जा रहा है और उसे देखने पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ऐसा भी लग रहा है कि शायद जो ये अधिकारी लड़का था इसके कई लड़कियों से संबंध थे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि किसी भी क्लास 1 अधिकारी के खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच करती है तो उसे अभियोग की मंजूरी यानी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उन्हीं के डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है। मगर इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस मामले में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर एक क्राइम कमिट हुआ है। अगर क्रिमिनल कंडक्ट है किसी व्यक्ति का तो पुलिस को सीधे तौर पर बिना किसी परमिशन के गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त है
और अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो वहां पर अभियोग चलाने की मंजूरी ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही 302 के बजाय 306 धारा लगाने की बात करती है रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक। ऐसा क्यों है? दरअसल ऐसा कानूनन भी हो सकता है। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है, इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे फर्दर बढ़ती है, तो अगर पुलिस को लगता है कि कोई सेक्शन जोड़ा जाना चाहिए या कोई सेक्शन हटाया जाना चाहिए या किसी सेक्शन को बदल देना चाहिए, तो वो बदला जा सकता है। और अगर केस कोर्ट में चला जाता है और ट्रायल शुरू हो जाता है, उस दौरान अगर कोर्ट को लगता है कि ये सेक्शन नहीं, ये सेक्शन भी लगना चाहिए, तो अदालत में भी सेक्शन घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले में अगर इस IRS अधिकारी की बात की जाए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, वो 2016 बैच के अधिकारी हैं और अपने डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। जो इनके भाई हैं वो एक IAS अफसर हैं, इनकी बहन भी IRS ऑफिसर है। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि घर पर पढ़ाई लिखाई का माहौल है। रिपोर्टेड फैक्ट्स पर अगर यकीन किया जाए तो पूरे परिवार को इस पूरे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता का कहना है कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में काफी लंबे समय से पता था। लड़के के अधिकारी के परिवार का कहना है कि ना ही उन्हें पता था और ना ही इस तरह की किसी बात होने का अंदाजा दूर दूर तक था। अब कुल मिलाकर इस पूरे मामले से सीख क्या मिलती है? देखिए, अगर इस तरह के किसी केस में IPC की धारा 302 की जगह 306 लगती है तो उसे थोड़ी रिलैक्सेशन माना जाता है, क्योंकि IPC की धारा 302 के तहत जिसे हत्या के आरोप के तहत लगाया जाता है उसमें सजाए मौत या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, जबकि IPC की धारा 306 के तहत 10 साल तक की सजा होती है। अब इस पूरे केस से सीख क्या ली जा सकती है? इस केस से सीख ये ली जा सकती है कि कभी भी इस तरह के रिश्ते में एंटर ना हो जिसे कोई नाम ना दिया जा सके। इस केस के मुताबिक जिस तरह से ये अधिकारी लड़का इस लड़की के साथ एक रिश्ते में दाखिल हुआ, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दोषी है तो अदालत उसे सजा जरूर देगी, कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचेंगे। पर अगर ऐसे केसेस में मान लीजिए कोई दोषी नहीं भी है, पूरी तरह से निर्दोष है, फिर भी कई बार मीडिया ट्रायल के जरिए उन लोगों का, उन व्यक्तियों का जीवन बर्बाद हुआ है, क्योंकि उन पर बड़े बड़े दाग लगे हैं। इसलिए खास तौर पर सरकारी नौकरों को और खास तौर पर इस केस के मुताबिक एक क्लास 1 ऑफिसर को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। जय हिंद।